हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे थोड़ी भी देर बाद अथर्व करणवीर जी के स्टडी रूम में उनके सामने बैठा था। वह नए मिशन को लेकर बातचीत कर रहा था। अथर्व बोला, तो इस सिगरेट एजेंसी में जो भी ज्वाइन करता है उसे सबसे अलग होना पड़ता है, पर क्यों? तो करणवीर जी बोले, ताकि एजेंट की कोई भी कमजोरी ना रहे, मतलब उनके परिवार या किसी दोस्त को लेकर कोई उन्हें ब्लैकमेल ना कर पाए। यहाँ तक कि अगर कोई एजेंट मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार को भी नहीं सकते, बस उनके परिवार को एजेंट की मौत की खबर दे दी जाती है। ऐसा इसलिए था कि उसे एजेंट के परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। करणवीर जी की बात सुनकर अथर्व का चेहरा गुब्बारा की तरह फूल गया। वह मुंह बनाकर बोला, यह क्या बेकार के रोज बनाए हैं इस बेकार की एजेंसी ने? फिर तो मैं माँ और बाकी किसी से, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं मिल पाऊंगा। तब करणवीर जी बोले, जानता हूँ, और तुम्हें एकदम नई आइडेंटिटी के साथ उन लोगों में शामिल होना होगा। तब अथर्व बोला, क्या नाम भी बदलना होगा मुझे? मेरा प्यारा नाम नहीं बदलना। अथर्व अपने नाम को लेकर चिल्लाने लगा तो करणवीर जी कूदते हुए बोले, हूँ मेरे पास तुम्हारे इस नाम से भी अच्छा नाम है। तब अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, आपको जलन हो रहे हैं ना मेरी दादी से, क्योंकि यह नाम उनका दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये नाम बहुत पसंद है क्योंकि यह एक यूनिक नाम है। मैं किसी का भी से नाम अब तक नहीं सुना और सब लोग मेरे नाम को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही अथर्व अपने नाम की गाथा गाथा रहा, जिसे करणवीर जी ने अपने कान रखते हुए कहा, बस करो लकड़बग्घे, मत बदलना नाम। तब पत्थर बोला, जब मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा तो फिर यहाँ घर में और बाकी माँ पापा और सबको क्या कहेंगे? ये सारे लड़के तो मुझे अकेले नहीं जाने देंगे, और मेरी डार्लिंग बीवी और मेरी चंगू मंगू, उनके पास कौन रहेगा अगर मेरे पीछे से वह दोनों पैदा हो गए? तो करणवीर जी ने पहले तो अथर्व को गौर से देखा और उसके बाद वह हंसते हुए अपने कुर्सी पर गिर गए। उन्हें पर हिसाब हंसते देखकर अथर्व बोल, बस की चीज ज्यादा खुशी में बूढ़ों को अटैक आ जाता है। अथर्व की बात सुनकर करणवीर जी चुप हो गए और उसे घूरते हुए बोले, लकड़बाग के हर बात हर वक्त बकवास करता रहता है, अभी तो मुझे तेरे और अक्षत के बच्चों को भी शादी देखनी है। तब पत्थर वह बोला, आप तो अभी भी बड़े हॉट दिखते हैं, कोई बुद्धि पता लीजिए ना, मुझे एक और दादी मिल जाएगी। करणवीर जी अथर्व को वहां से भागते हुए बोले, भाग इधर से नालायक, और अभी तो कहीं नहीं जा रहा, जा अपने चंगू मंगू के पास। तो अथर्व वहां से भागकर नीचे आ गया, जहां धैर्य ऑफिस से आ गया था। अक्षत भी प्रीतम जी के साथ ऑफिस जाने लगा था। वह दोनों भी लौट आए थे। रजनी और आराध्या किचन में प्रिया जी के साथ उनकी खाना बनाने में मदद कर रही थी। रजनी प्रीतम जी और सबके लिए चाय लाई तो अथर्व सिटी बजाते हुए बोला, और गजनी डार्लिंग, तुम कब तक खुशखबरी सुना रही हो? धैर्य ने चाय का अंगूठी भरा था, उसे जोरदार धक्का लग गया। अथर्व की बात सुनकर वही रजनी अथर्व को गुस्से से घूरते हुए बोली, अभी तुम्हें पता नहीं है बच्चे किस मुसीबत का नाम है? जब दिन रात को तुम्हारे सिर पर तांडव करेंगे तब तुम्हें समझ आएगा। तब अथर्व हंसते हुए प्रीतम जी को देखकर बोला, मुझे क्या समझ आएगा? अगर बच्चे खेलेंगे तो हमारे पास, और अगर हुई तो अपने दादा दादी के पास। तो प्रीतम जी अथर्व को घूरने लगे और बोले, ठीक है, मेरी जगह कंपनी तू चली जाना। तो अथर्व को बोला, अरे नहीं, मुझे किसी काम के लिए यहाँ से गायब होना है, क्या पता कितने टाइम बाद में यहाँ आऊंगा। अथर्व की बात सुनकर सब लोग चौंक गए। करणवीर जी एक सोफे पर आकर बैठ गई। सबने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो करणवीर जी बोलिए, सही कह रहा है? तो अक्षत बोला, हम भी इसके साथ चले जाएंगे दादू। तो कारण मिर्ची बोले, नहीं, यह अकेला ही जाएगा, और अगर यह कहीं भी तुम्हें दिख जाए तो इसे पहचान की जरूरत नहीं है। तो धैर्य बोला, दादाजी, आपकी बात तो उसे ही लग रहा है कि यह काम खतरनाक है, फिर क्यों इसे ही भेज रहे हो? तो प्रीतम जी भी बोले, पापा राजपाल चाचा जी के पास एक से एक कमांडर है, फिर उनसे कहिए वह आपका काम कर देंगे। तो करणवीर जी बोले, यह विनोद को ढूंढने जा रहा है। प्रीतम जी चौंक गई है सुनकर। प्रिया जी, जो वही चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेकर आई थी, वह भी चौंक गई। तो करणवीर जी बोले, तुम्हें जो भी जानना है वह मुझे रात में जाकर पूछ लेना। प्रीतम जी ने हाँ में सर हिला दिया और प्रिया जी को भी शांत रहने का इशारा किया। धैर्य और अक्षत ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजरों से ही बाद में बात करने का इशारा किया। वहीं आराध्या अथर्व को देख रही थी, उसने भी अथर्व से रात में बात करने के बारे में सोचा। तभी अथर्व का फोन बज, उसने देखा तो अधूरिका का फोन था। अथर्व से बात करने लगा।
रात को प्रीतम जी करणवीर जी से बात करने गए और उनसे बोले, पापा विनोद तो मर चुका है ना, फिर अर्थ उसे कैसे ढूंढ सकता है। तो करणवीर जी ने उन्हें सब बताया और कहा, अथर्व एक सरकारी ऑफिसर है उसे, पर इस एजेंसी के नियम लागू नहीं हो सकते। अभी यह बात इस मगरमच्छ को भी नहीं पता है, और दूसरा, इस मिशन के दौरान देश के कुछ गद्दार भी सामने आ सकते हैं जिन्हें वह लोग पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये बंदर कभी नहीं बिक सकता, चाहे इसके आगे पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों ना रख दी जाए। इसलिए मैं इसे ही भेजना चाहता हूँ। तुम्हारा लंगोटिया यार वापस आ जाएगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब प्रीतम जी बोले, लंगोटिया तो विराट और ललित भी बन चुके हैं, और प्लीज पहले उन दोनों को और इसकी दोनों माओं की परमिशन ले लीजिएगा, फिर ही इसे भेजना। तो करणवीर जी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, पहले आदित्य के बेटे के नामकरण से ये लौट आए, उसके बाद ही चला जाएगा। प्रीतम जी हाँ कहकर वहां से चले गए। अभी तो उन्हें प्रिया जी को भी समझता था कि अथर्व के जाने पर ज्यादा परेशान ना हो। वही आराध्या अथर्व से बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी मिशन पर जा रहे हो। तो अथर्व बोला, कल जब हम यहाँ लौटे थे तब दादू मुझे जल्दबाजी में ले गए थे, वह भी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कितना किया है दादू और पापा के लिए। अगर मैं उन्हें उनके बेटे से मिलवा सकता हूँ तो यह मेरे लिए गर्व की बात है, और तुम चिंता मत करना, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। मेरे चंगू मंगू के पैदा होने से पहले तो जरूर आ जाऊंगा। तो आराध्या बोली, अगर इस वाले मिशन की तरह तुम्हारी जान पर बात बनाई तो अथर्व बोला, अरे मेरी डार्लिंग बीवी, वहां तुम्हें उसे आदमी और औरत की अकल ठिकाने लगाने के लिए वह सब कर डाला था, लेकिन इस मिशन में मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अथर्व ने आराध्या को समझाया तो वह बेमन से ही सही मान गई। अगले दिन सुबह अथर्व नाश्ते की टेबल पर बैठा था, तब करणवीर जी ने कहा, इस मिशन के बाद तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना, इसके बाद तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है। तो अथर्व कुछ बोलता उससे पहले प्रीतम जी बीच में बोले, पापा ठीक कह रहे हैं, अब तुम अकेले नहीं हो, आराध्या और 2 बच्चों की जिम्मेदारी होगी तुम पर, ऐसे खतरनाक काम अब तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वंश और बाकी सब लड़के भी अब ललित के काम में कोई मदद नहीं करेंगे। तो अथर्व बोला, लेकिन साफ सफाई तो कर ही सकता हूँ ना दादू। तो कारण भेजी उसकी माँ स्थिति समझते हुए बोले, ठीक है। अथर्व खुश हो गया और खाते हुए बोला, ठीक है, मैं अब विद्या माँ के पास जाऊंगा। अथर्व नाश्ते के बाद वंश के घर जा पहुंचा और वंशिका के साथ मिलकर खूब हुदंग मचाने लगा। लंच के बाद वह ललिता जी के पास पहुंच गया और उन्हें भी बताने लगा कि वह कुछ दिन तक उनसे नहीं मिल पाएगा। जब जाकर ललिता जी ने अथर्व पर गुस्सा हो गई कि वह आराध्या को छोड़कर जा रहा है, वह भी ऐसी हालत में। तो अथर्व बोला, माँ अभी तो मैं जा भी आऊंगा, लेकिन अगर चंगू मंगू पैदा हो गए तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और इसके बाद में ज्यादा इन मामलों में नहीं पढ़ूंगा। तो ललित जी बोली, ठीक है चले जाना, लेकिन अगर दोबारा फिर तूने कहीं जाने का नाम भी लिया तो मैं तुझे यही अपने पास रख लूंगी, और वह भी हमेशा के लिए। तो अथर्व उनके गले लगाकर बोला, ठीक है माँ, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद अथर्व डिनर से पहले ही वापस आ गया। ललिता जी ने 5 बजे उसके लिए नूडल्स बनाए थे, जिन्हें खाकर पत्थर बने। डिनर ज्यादा नहीं किया, वह सबसे पहले निपटा कर बैठ गया और कहा, दादू मैं सोच रहा हूँ कि मोटू के नामकरण से कुछ 1 हफ्ते पहले ही मैं हवेली चला जाऊं दादी के पास, उन्हें भी बता दूंगा तो वह मेरा फोन में मिलने से परेशान नहीं होगी, और मैं 12वीं लोगों के साथ भी टाइम बिता लूंगा। मेरी डार्लिंग भी इसी बहाने चली जाएगी, फिर तो कई महीने वह कहीं जा भी नहीं पाएगी। करणवीर जी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। आराध्या भी खुश हो गई कि वह कुछ दिन आरती और बच्चों के साथ रह लेंगी। ऐसे ही दिन बीत गए। अथर्व और आराध्या नामकरण से 1 हफ्ते पहले ही मुंबई हवेली में आ चुके थे। सब लोग बहुत खुश थे कि अथर्व खुद से सबके पास रहने आया है। रोहिणी खुद अथर्व के लिए उसका फेवरेट नूडल्स बनाकर ध्रुविका के हाथों से दे दी तो अथर्व चुपचाप खा लेता। अब तो उसके लिए पिज्जा भी घर में ही बना दिया जाता था, वह हेल्दी के साथ टेस्टी भी बहुत ज्यादा होता था। रोहिणी से अथर्व भले ही नफरत करता हूँ, लेकिन वह जानता था कि रोहिणी ही सबसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है हवेली में। दूसरी तरफ आदित्य भी अथर्व से बात करने के मौके ढूंढता था, लेकिन अथर्व से कोई मौका नहीं देता था। अथर्व हवेली में सोफे पर पड़ा टीवी देख रहा था। रात के 10 बज रहे थे। आराध्या सो चुकी थी। अथर्व कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए वह हॉल में टीवी चलाकर अकेला देख रहा था। सब सोने जा चुके थे। आरती को अभी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ था। हफ्ते भर पहले तक रोहिणी उसके पास सोई थी। आरती बेड से उठने लगी तो आदित्य जो बेड पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था, उसने उसे उठते देखा तो पूछने लगा कि कहाँ
जाना है तो आरती बोली, वह यहाँ आज पानी रखना भूल गई थी, तो मैं बस पानी लेने जा रही थी। तो आदित्य बोला, तुम लेटी रहो वरना मुंह मोटू जाएगा। तो आरती हंसते हुए बोली, आप भी इसे मोटू बुलाने लगे। तो आदित्य बोल, हाँ अच्छा निकनेम है, मुझे अच्छा लगा। अथर्व ने मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को नहीं दी। मैं उसे थैंक्स कहना चाहता था लेकिन वह तुरंत वहां से भाग जाता है जहां मैं होता हूँ। तो आरती बोली, एक दिन वह आपको भी माफ कर देगा, आप परेशान मत रहिए। आदित्य हाँ, मैं सर हिलाकर कमरे से निकल गया। अथर्व टीवी देख रहा था, तभी उसने अपने कमरे के साइड वाले रूम से आदित्य को निकलते हुए देखा। तो वह जल्दी से सोफे पर लेट गया था कि आदित्य उसे देख न ले और उसे पकाने न आ जाए। वही आदित्य ने अथर्व को देख लिया था। वह पहले किचन में गया और फ्रिज से पानी की बोतल ली। उसके बाद वह सोफे पर छिपे अथर्व के पास जा पहुंचा। उसने झुककर देखा तो अथर्व ने आंखें बंद की हुई थी। उसे बच्चों की तरह नाटक करते देखा। आदित्य मन में बोला, ये लड़का कौन कहेगा कि ये 2 बच्चों का बाप बनने वाला है। खुद की हरकतें तो 5 साल के बच्चे जैसी है। फिर उसकी नजर टीवी पर पड़ी तो वह अथर्व को घूरते हुए बोला, अरे ये क्या, शिजुका की शादी डेकिसुकी के साथ हुई थी। तभी अथर्व झटके से उठकर बैठ गया और कहा, किसने कहा, नोबिता का तो पोता भी है और उसकी दादी शिजुका ही है। अथर्व बोलते हुए चुप हो गया और आदित्य को घूरते हुए बोला, क्या है यह, ऐसे मेरे सीने पर क्यों खड़े हो। तो आदित्य वही उसके पास बैठ गया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो अथर्व बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तो चुप होकर यहाँ से गो टू हेल। तो आदित्य अथर्व से बोल, थैंक्स कहना चाहता था उसे दिन तुमने सही वक्त पर आकर आरती और मेरे बच्चों को बचा लिया था, वरना ना जाने उसे दिन क्या होता। तो अथर्व बोला, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया, अपनी डार्लिंग के लिए किया। बच्चों को आने की खबर उसे मैंने दी थी, तब उसके चेहरे पर जो खुशी आई थी उसे बरकरार रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरा, तुम्हारी बीवी के कर्म अच्छे थे, वरना तुम्हारे कर्मों का फल शायद तुम ही भगवान इस दिन दे देता। तो आदित्य बोल, क्या तुम्हारी नजरों में मैं कभी कुछ अच्छा नहीं किया, अपना बचपन में भी करवाया है। छोटा था जब आयुष का बड़ा भाई बनने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, उसके बाद राधिका रही थी, तुम्हें दूर रखा क्योंकि तुम हमेशा माँ पापा के बीच झगड़े का कारण रहे थे। उसे विकी के कहने पर मैंने लगा दिया था तुम पर वह एग्जाम, तुम यहाँ से जाकर पापा से बच्चों को और उन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाए। और कौन अपने पेरेंट्स को ऐसे लड़ते हुए देख सकता है। तुम देख सकते हो, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते बताओ मुझे। तो अथर्व बोला, जो भी करता, लेकिन ऐसा घटिया लांछन नहीं लगता। और यह बचपन तुमने ना तो मेरी वजह से करवाया है और ना ही मेरे लिए गंवाया है, तो इसकी शिकायत अपने माँ बाप से जाकर करो, समझे। ये कहकर अथर्व वहां से उठकर चला गया। सुबह 5 बजे रोहिणी जयपुर बाहर आए तो उसकी नजर हाल में सोफे पर सोते हुए आदित्य पर पड़ी। वह सच में पड़ कि आदित्य अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा। वह जल्दी से उसके पास गई और उसका सर सहलाते हुए उसे उठाने लगी। अथर्व की कहानी बातों को सोते हुए आदित्य वही सोफे पर ही सो गया था। अथर्व की बातों के बारे में सोते हुए आदित्य वही सोफे पर ही सो गया था। उसने अपनी आंखें खुलना पर रोहिणी को सामने देखा तो उसे अपने पास बिठाकर उसके गोद में सर रखकर कहा, माँ गुड मॉर्निंग। टू रोहिणी बोलिए, आदित्य तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सोए, यहाँ क्यों सो रहे थे। तो आदित्य बोला, मैं रात में पानी लेने उठा था, अथर्व अकेला यही बैठा हुआ था तो उसे बस थैंक्स खाने आ गया था। लेकिन तो रोहिणी बोली, लेकिन क्या आदित्य, उसने फिर से तुझे कुछ कहा। आदित्य ने रोहिणी को परेशान चेहरे को देखा और कहा, नहीं माँ, उसने कुछ नहीं कहा। आप चाहिए मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए, फिर मैं कुछ देर बाद नहा लूंगा। रोहिणी वहां से चली गई तो आदित्य पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। धीरे धीरे सब लोग उठ गए। अथर्व ने भी आराध्या को जबरदस्ती जगाया और बाहर गार्डन में लेकर आया। आराध्या और वह दोनों टहलने लगे। कुछ देर बाद अथर्व बोला, चलो डार्लिंग मेडिटेशन करते हैं। तो आराध्या मुंह बनाकर बोली, मुझे भूख लगी है और तुम्हें मेडिटेशन की पड़ी है। तो अथर्व बोला, अच्छा चलो बताओ आज क्या खाओगे, मैं दादी से कहकर बनवा दूंगा। तो आराध्या बोली, मुझे दही बड़ा खाना है, बहुत मन है मेरा। वह दोनों अंदर आ गए तो अथर्व मीनार जी को दही बड़ा बनाने के लिए कहने लगा। तो मीनल की बोली, बेटा दही बड़ा तो आरती बनती है या फिर रोहिणी। तो अथर्व बीच में बोला, रहने दीजिए दादी, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूंगा। तो आराध्या बोली, मुझे घर का बना दही बड़ा खाना है प्लीज। तो अथर्व कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे बता दीजिए, मैं
खुद बनाऊंगा। तो आरती ने अथर्व को कैसे क्या करना है सब बता दिया। नाश्ता बन चुका था इसलिए रोहिणी किचन से बाहर जा चुकी थी। अथर्व ने देखा तो सब सामान बाहर ही रखा था। उसने भीगी दाल उठाकर मिक्सी में डाली और बिना ढक्कन लगे मिक्सर ऑन कर दिया, जिसका नतीजा सारी दाल अथर्व के चेहरे पर जाकर गिरी। अथर्व ने जल्दी से बटन बंद किया और ढक्कन लगाकर बोला, साला ये तो ढक्कन पहन कर चलता है। आराध्या छिपकर उसे देख रही थी या फिर यह कहे सब रिकॉर्ड कर रही थी। वह हंसते हुए सोफे पर आकर बैठी और वह वीडियो सबके पास भेज दी। वही अथर्व आरती का बताया सब भूल गया था, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए उसने फोन की मदद ली और वीडियो में रेसिपी देखकर बनाने में जुड़ गया। बड़ों की शॉप आड़ी तिरछी जरूर थी, लेकिन वह फूल अच्छे से गए थे। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। आराध्या दही वड़ा खा रही थी जो सच में बहुत अच्छा बना था। अथर्व जब मुंह हाथ धोने गया था तो उसके जाते ही सब ने टेस्ट किया था। अथर्व ने भी टेस्ट किया तो खुशी से उछलते हुए बोला, अरे वह मुझे तो पता ही नहीं था। जिस विच इसमें मैं हाथ डालूंगा वह खराब हो ही नहीं सकती। मैं अगर सिर्फ बन जाऊं तो दुनिया के सभी होटल बंद हो जाएंगे। तो मोहन जी बोले, हो पहली बार खुद ही खुद को जाने के झाड़ पर चढ़ते देख रहा हूं मैं तो। अथर्व उनकी तरफ मुंह बनाकर बोला, दादी आपका सेकंड पति मुझे जल गया। कुछ दिन पहले वह दादू आपसे चल रहे थे, दोनों भाई एक जैसे हैं, जलकूपटे। करणवीर जी की बात सुनकर मीनल जी कुछ नहीं बोली। तभी मोहन जी बोले, वह किस लिए जल रहे थे? ले तो गए हैं, तुझे यहाँ से और भी कुछ चाहिए क्या उन्हें? तो अथर्व बोला, मैंने सब बदल दिया लेकिन अपना प्यारा नाम नहीं बदला। वह मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और वहाँ नाम बदल कर रहना होगा। यू नो सीक्रेट मिशन गुप्तांग रहना है मुझे वहाँ। सभी लोगों का खाना हलक में फंस गया। कुछ देर बाद सब अथर्व को घर रहे थे, सब घूरते हुए देखा। अथर्व राज्य से बोल, क्या हुआ? तो आराध्या बोली, तुम गुमनामी या खुफिया तरीके से रहना कह सकते थे, पागल आदमी। तो अथर्व बोला, मैंने वही बोला था। फिर वह मीनल जी से बोला, रहे दादी मैं आपको यही तो बताने आया था कि कुछ 1-2 महीने तक अगर मेरा फोन ना लगे तो परेशान मत होना आप तो। मीनल जी बोली, कहाँ जा रहे हो बेटा? उसे दिन तो बोल रहे थे कि अब तुम कोई खतरनाक काम नहीं करोगे। तो अथर्व बोला, अरे दादी रहूंगा तो मैं दिल्ली में ही और आपका दिया नाम भी मैं नहीं बदल रहा और जरूरी होगा तभी तो दादू ने मुझे मैदान में उतारा है और यह मेरा आखिरी मिशन है। इसके बाद मैं अपने चंगू मंगू के साथ रहकर अपना बचपन दोबारा जीऊंगा और क्या पता तब तक शेरखान भी कोई खुशखबरी सुना दे, उससे भी मिलकर जाऊंगा। जाने से पहले मीनल जी का मन उनसे कह रहा था कि अथर्व को कहीं ना जाने दे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। अथर्व नाश्ता करके उठ गया और किया और अभियान को लेकर मोटू के साथ खेलने लगा। वही राधा आराध्या से बोली, वह सब लोग जानते हैं कि ऐसे काम कितने खतरनाक होते हैं, उसके बावजूद वह अथर्व को भेजने के लिए कैसे तैयार हो गए। यहाँ तो ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे अथर्व को नजरों से ओझल ही नहीं होने देंगे। अगर अथर्व को कुछ हो गया तो आराध्या बोली, वह सब नहीं भेज रहे हैं उसे, अथर्व खुद जा रहा है और उसे कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मत डर लिए। रंजीत ने भी आराध्य की बात पर हमें भारी तो राधा का मुंह बन गया। ऐसे ही टाइम बीत गया। मीनल जी ने कल नामकरण के साथ साथ पूजा भी रखवाई थी जिसमें करणवीर जी को छोड़कर सब आ रहे थे। कल राधिका और वंश की शादी की तारीख भी तय होनी थी। तब ललित जी ने भी ध्वनि के पेरेंट्स को मिलकर लक्ष्य और लक्षित की शादी की भी तारीख रखने के बारे में सोचा। तो अथर्व ने ध्वनि और उसके पेरेंट्स को भी कल हवेली आने के लिए कह दिया। तब आदित्य ने ध्वनि को स्पेशली आने के लिए कहा जिससे वह हवेली आने में हिचकिचाहट न महसूस करें। आज ठाकुर हवेली में पूजा थी जिसकी तैयारियां सुबह से चालू थी। सबने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। आराध्या तैयार हो रही थी और अथर्व अपने और आराध्या के कपड़े बैग में डाल रहा था। वह दोनों शाम को सबके साथ दिल्ली वापस जाने वाले थे। आराध्या जाकर अथर्व के गले लगाते हुए बोली, तुम कब जा रहे हो? अथर्व उसके गालों को चूमते हुए बोला, कल शाम को। तो आराध्या बोली, वहां जाकर मत भूल जाना कि तुम शादीशुदा हो। तो अथर्व उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम तो कई महीने के लिए बुक हो गई हो तो मुझे अपना काम निकालने के लिए किसी को तो ढूंढना पड़ेगा। आराध्या ने उसके सीने पर मुक्का मार और गुस्से से कहा, अच्छा फिर मैं भी किसी डॉक्टर को पटा लूंगी। तो अथर्व बोला, इतना बड़ा पेट देखकर कौन सा डॉक्टर पट जाएगा? मुझे देखो कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी शादी हो गई है। अभी भी वैसे ही होता और हैंडसम दिखता हो। अब तो मैं जरूर किसी आइटम को लेकर आऊंगा। आराध्या उसे बेड पर धकेल कर गुस्से से बाहर चले गए और पीछे अथर्व हंसने लगा।
कुछ देर बाद अथर्व बाहर आया तो देखा आराध्या मुंह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी। ध्रुविका और रिति उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ और राधिका फोन में कुछ कर रही थी। तभी दिल्ली से पूरी पलटन भी आ गई। आराध्या उन्हें देखकर ललिता जी के पास जाकर अथर्व की शिकायत करने लगी तो ललिता जी ने अथर्व का कान मरोड़ दिया और कहा, नालायक, हमारी बहू को परेशान करता है, लाकर दिखाना किसी चुड़ैल को अपने साथ, तुझे और उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। तो अथर्व बोला, माँ मैं तो मजाक कर रहा था, यह आपकी बहू का दिमाग दूसरी तरफ तोड़ रहा है। बताओ भला मैं काम करूंगा या किसी आइटम के पीछे घूमूंगा। तो ललित जी ने उसका कान छोड़ दिया और आराध्या और अथर्व दोनों से बोली, तुम दोनों बोलते हुए भी ध्यान रखा करो, दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, जुबान पर सच हो जाता है बोला हुआ कभी कभी। तो दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। सब लोग पंडित जी का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ गए तो पूजा शुरू हुई। पूजा के बाद बच्चे के नामकरण की विधि शुरू हुई। पंडित जी ने वह अक्षर से नाम रखने के लिए कहा तो आदित्य ने मीनल जी को नाम रखने के लिए कहा तो मीनल जी ने बच्चे को विवान नाम से पुकार, जो सबको नाम अच्छा लगा। उसके बाद विराट जी ने वंश और अमन दोनों की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कहा। पंडित जी ने कुछ देर तक अपने पत्रिका एक अच्छी और फिर कहा कि 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला है। तो अथर्व बोला, 2 महीने मेरे बिना शादी नहीं होगी पंडित जी, आगे 2-4 महीने बढ़ा दीजिए। अथर्व ने कनखियों से अमन और वंश को देखा तो दोनों ही उसे घूर रहे थे। तभी पंडित जी बोले, फिर 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो प्रीतम जी बोले, टेंशन मत ले बागर बिल्ली, पापा अपने मंत्री है, एक ऑर्डर जाएगा उन लोगों के पास और वह लोग तुम्हें भेज देंगे। तो अथर्व बोला, कोई बात नहीं, मैं 2 महीने में ही आ जाऊंगा। तो अक्षत और लक्ष्य की शादी देखिए 24 सालों में हो जाएगी या नहीं। खो जाने वाली नजरों से उसे घूर कर देखा तो प्रीतम जी अक्षत की कमर में ढोल बजाते हुए बोले, मर जा रहा है कबड्डी शादी के लिए। अक्षत ने लक्षिता की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी, वह सर नीचे करके बैठ गया। बाकी सब लोग उसे पर हंसने लगे। तब पंडित जी ने उसकी शादी की तारीख 3 महीने बाद की निकाली। अथर्व के मन को शांति मिली। वह मन ही मन मिशन को 1.5-2 महीने में कंप्लीट करने का निश्चय कर सबके साथ बैठ गया। कुछ देर बाद सब ने लंच किया। मीनल जी अथर्व से बोली, अर्थ बेटा, फिर शादी में तुम किस तरह से शामिल होंगे। सबने उसकी तरफ देखा। प्रीतम जी थोड़े सख्त लहजे में बोले, वह लड़के वालों की तरफ से रहेगा, वंश और अमन उसके भाई है तो वह उन्हीं के साइड से रहेगा। तो राधा जी बोल पड़ी, भाई तो आदित्य भी था उसकी शादी में, तो यह नहीं आया था। सबने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे बचपन में जिसे मैं एक बड़े भाई आपकी जगह मानता था उसने खुद उसे रिश्ते का खून किया था। मैं जितनी नफरत मुझे पैदा करने वालों से करता हूँ उतनी ही नफरत इस इंसान से भी करता हूँ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। अथर्व आगे कुछ बोलना तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो राजपाल जी का फोन था। वह उठकर वहां से चला गया। प्रीतम जी ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, तुम रोक क्यों रहे हो, तुम एक अच्छे बड़े भाई हो, अपने सभी भाई बहनों के लिए बड़ा भाई दूसरा आपके समान होता है। अथर्व को जैसे तुमने छोड़ दिया वैसे ही उसने तुम्हें छोड़ दिया। वह ना सही तुम्हारे बाकी भाई बहन तुम्हें आज भी अपना आदर्श मानती है। 2 बच्चों के बाप बन गए हो, अब उन्हें संभालो। तो आदित्य बोला, उसने मुझे माफ नहीं किया। तो प्रीतम जी बोले, खुद सोच कर देखो, अपने ही माँ बाप को गलत तरीके से देखना एक बच्चे के लिए कितना शर्मनाक होता है। कोई तुम पर ऐसा इल्जाम लगा दे, वह भी झूठ, तो तुम क्या फील करोगे। तो आदित्य की गर्दन झुक गई। तभी अथर्व आकर बोला, पापा कितने बजे की फ्लाइट है, मुझे शाम को शेर खान से मिलने जाना है और सुबह ही मैं चला जाऊंगा, तो मुझे अपना सामान भी पैक करना है। तो विराट जी बोले, फ्लाइट 3 बजे की है, तुम आराम से वहां जा सकते हो। अथर्व ने देखा तो 1 बज गया था। वह उठकर किया और दोनों बच्चों के पास बैठ गया और खेलने लगा। ले लीजिए। अथर्व को देखते हुए बोले, प्रीतम ये वहां सिर्फ रहना चाहिए, कह देना चाचा जी से। तो प्रीतम जी बोले, उसे पर सब नजर रखेंगे, अगर उन लोगों ने अपनी रूल्स इस लड़के पर थोपने की कोशिश की तो भगवान जाने वह एजेंसी सही सलामत रहेगी भी या नहीं। वैसे पापा से बात की थी मैंने, वह कह रहे थे कि यह एक सरकारी कमांडो है तो इस पर सरकार का हक है, कोई इसे अपने रूल्स में नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही टाइम बीत गया। अथर्व मीनल जी से विदा लेकर बोला, दादी 2 महीने बाद में 1 हफ्ता आपके पास रहूंगा, तो परेशान मत होना और दोनों बेबीज का ध्यान रखना। तो आरती बोली, अथर्व आराध्या को यही छोड़ दो ना। तो अथर्व बोला, नहीं भाभी, मेरी डार्लिंग को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, मेरी माँ इसकी डाइट वगैरह भी पूरी करवा सकती है, आप इसे मिलने आ जाना किसी दिन। बाय, हम अब निकलते हैं।
उसके बाद अथर्व सबके साथ दिल्ली वापस चला गया। शाम को अथर्व राजपाल जी के भवन में था। कुछ देर तक उनसे बातचीत करके वह दोनों टाइगर्स के साथ खेला। उसके बाद वह वापस सूर्यवंशी भवन आ गया। आज तीनों परिवार वही रख रहे थे क्योंकि अथर्व सुबह ही वहां से जाने वाला था। डिनर के बाद अथर्व तीनों माओं के पास कुछ समय बिताकर तीनों पापाओं हो और सभी लड़कों के पास चला गया। अथर्व और बाकी सब लड़के बैठे थे तो अक्षत अथर्व से बोला, अपना ध्यान रखना। फिर वंश बोला, और लड़कियों से दूर रहना। पहले की बात और थी, लेकिन अब आराध्या है तेरी लाइफ में। तो अथर्व बोला, मुझे पता है, वैसे भी पहले भी कभी मैंने अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी, और अब तो मेरी डार्लिंग की चुम्मी तक मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। धैर्य ने एक मुक्का उसे जमा दिया और कहा, 10 बजे बज गए हैं, जा आराध्या के पास। उसके साथ टाइम भी था, ऐसे वक्त में जा रहा है, बहुत अकेला फील करेगी वह। तो अथर्व बोला, कोई नहीं माँ उसके पास सो जाया करेगी, या फिर गजनी डार्लिंग से कह दूंगा तो वह उसके पास सो जाया करेगी। धैर्य ने उसे घूर कर देखा तो वह वहां से उठकर वहां से भाग गया। फिर कुछ देर अथर्व करणवीर जी के पास चिपका रहा। लगभग 10:30 बजे अथर्व आराध्या के पास पहुंचा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अथर्व उसके पास जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हो गया मेरी बिल्ली को इतनी उदास क्यों हो? आराध्या ने अथर्व के सीने पर कर रख लिया और कहा, 2 महीने कैसे कटेंगे मेरे? तो अथर्व बोला, सिर्फ 2 महीने की बात है, वैसे तो मैं एक काम 1 महीने तक खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं किसी से फोन पर भी बात नहीं कर सकता, मुझे नया नंबर लेना होगा। अरे मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। अथर्वा ने पेंट की जेब से 2 लॉकेट निकले और कहा, इन दोनों को मिलकर दिल बनता है, यह आधा तुम पहन लो और आधा मैं पहन लेता हूँ, और ये दोनों में ए बना हुआ है, ये तुम मेरा ए पहन लो और मैं तुम्हारे नाम का ए अपने गले में लटका लूंगा, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे जल्द से जल्द मेरी डार्लिंग के पास आना है। फिर अथर्व आराध्या के पेट पर हाथ रखकर बोला, और तुम चंगू मानगो, मेरे आने से पहले मत आ जाना, पापा का वेट करोगे ना? तभी दोनों साइड आराध्या के पेट में हलचल हुई, जिससे आराध्या चिहुक पड़ी। उसने अथर्व को घूरा और कहा, 2 महीने में मैं इन्हें अपनी तरफ कर लूंगी। तब अथर्व बोला, अच्छा चलो अब थोड़ी सा लव-डवी भी कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। आराध्या आगे बढ़कर अथर्व को किस किया। कुछ देर थोड़ा रोमांस करके वह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन सुबह अथर्व सबके साथ नाश्ता करके अपनी कुछ कपड़े लेकर राजपाल जी के यहाँ चला गया। राजपाल जी ने अथर्व को एक नया सिम कार्ड वगैरह खरीदने के लिए कहा और कहा, अपना ध्यान रखना और अपने गुस्से पर काबू रखना। किसी को भी तुम ऐसे मरने के लिए फ्री नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें यह एजेंसी ज्वाइन करनी है। आज रात तुम इस क्लब में जाना और जैसा समझाया है वैसा ही करना। अथर्व बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा, अब मैं निकलूं? राजपाल जी ने हाँ कहा तो अथर्व उनके भवन से कुछ दूर जाकर टैक्सी में बैठकर वहां से चला गया। अथर्व एक घर के बाहर पहुंचा और डोरबेल बजा। एक 45 साल के आसपास के आदमी ने दरवाजा खोला तो अथर्व बोला, हेलो अंकल जी, मुझे राज ने भेजा है। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और अथर्व को अंदर आने को इशारा किया। अथर्व अंदर चला गया। अथर्व गौर से सब कुछ देख रहा था। साधारण सा घर था, 3 कमरे नीचे और एक कमरा ऊपर बना हुआ था। वह आदमी अथर्व को ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर वापस चला गया। अथर्व उसे घूर रहा था। जब वह चला गया तो अथर्व बोला, लगता है गूंगे हैं या फिर अड्डू, मुझे क्या अपने काम पर ध्यान दिया जाए? अथर्व ने लैपटॉप निकाला और उसे एजेंसी के डाटा को हैक करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वह विनोद जी की इंफॉर्मेशन देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ एजेंसी के डाटा के हक होते ही वहां पर सब अलर्ट हो गए। उन्हें भी खबर लग गई कि कोई उनके डाटाबेस में घुस चुका है और किसी एजेंट की इंफॉर्मेशन खोज रहा है। उन लोगों ने भी अपने एक्सपर्ट की टीम लगा दी और अथर्व, जो उनके उत्तर भी इसमें घुस चुका था, उसके लोकेशन ट्रेस करने लगे। जल्दी ही उन्हें अथर्व की लोकेशन मिल गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व बोला, वेल डन डेविल, उन लोगों को मेरी लोकेशन मिल चुकी है, चलते हैं फिर एक और कारनामा करने। डेविल बोला, मुझे इस मिशन में मजा नहीं आएगा जब मैं किसी को मार ही नहीं सकता। तो अथर्व बोला, डोंट वरी डेविल, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। डेविल खुश हो गया। तभी अथर्व के कमरे का दरवाजा बाजा। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वही अंकल खान की थाली लिए खड़े थे। अथर्व ने प्लेट ली तो वह आदमी बोला, यहाँ पर दारू पीना मना है, अगर पीना है तो 1 किलोमीटर दूर ठेका है, वहां जा सकते हो। तो अथर्व बोला, अच्छा है आप बोल, वरना मुझे लगा था कि आप गूंगे हैं। उसे अंकल ने अथर्व को घर कर देखा तो अथर्व बोला, मैं दारू पीने बड़े क्लब में जाता हूँ अंकल जी, आप जाए और रात में खाना मत लाइएगा, मैं बाहर से खा कर आऊंगा। तो वह आदमी चला गया तो अथर्व दरवाजा बंद करके खाना खाने लगा। खाना खाकर अथर्व सो गया। उसकी नींद सीधा शाम को खुली। उसने आसपास देखा तो वह सूर्यवंशी भवन में नहीं था, वह शायद कोई सपना देख रहा था। वह उठकर
जल्दी से तैयार हुआ और फिर निकल गया रात को शेयर करने। पहले तो उसने एक ठेले पर नूडल्स खाए और फिर कुछ देर बाद वह एक क्लब में जाकर बैठ गया जहां पर धीमी और तेज म्यूजिक पर कुछ लड़के और लड़कियां नाच रहे थे। अथर्व पर काउंटर पर पहुंचा और एक ड्रिंक बनाने का ऑर्डर देकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा तो एक टेबल पर 3 लड़की बैठे हुए थे। अथर्व ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो वह उसे ही देख रहे थे। उनकी दूसरी साइड टेबल पर एक लड़की बैठी हुई थी, चेहरे से कुछ मासूम लग रही थी। इसके अलावा अथर्व को सब कुछ नॉर्मल लगा। वह उन तीनों लड़कों के पीछे उनकी तरफ पिट करके एक कुर्सी पर बैठ गया। अथर्व धीरे धीरे से प्ले कर अपनी ड्रिंक खत्म कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। अथर्व ने फोन उठाया और कान से लगाते हुए कहा, हर आज मैं तुमसे कहाँ आकर मिलूं, मुझे यार एक आदमी की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। विनोद शाह किसी एजेंसी में काम करते थे, कब तक बता सकते हो? ठीक है बता देना, कल शाम को यहाँ इस क्लब में ही आ जाना। हाँ ठीक है। अथर्व ने नाटक करते हुए बात खत्म की और फोन काटकर जेब में डालकर एक घुट में गिलास खाली करके उठकर उसे क्लब से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अथर्व अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था जब उसने रास्ते में उन्हें 3 लड़कों को उसे मासूम से चेहरे वाली लड़की को परेशान करते हुए देखा तो अथर्व बोला, डेविल शांत रहना। अथर्व उन लोगों के पास जा पहुंचा और कहा, ये भाई क्यों लड़की को परेशान कर रहे हो? तो एक लड़का बोला, क्यों बे, तुझे इससे क्या, तेरी बहन है क्या ये? तो अथर्व बोला, मेरी तो नहीं लेकिन तुम दोनों की बहन जरूर लगती है ये कहकर अथर्व ने एक मुक्का उसे लड़के के जबड़े पर मारा तो वह सभी लड़के अथर्व पर टूट पड़े। अथर्व नॉर्मली लड़ रहा था, वह अपनी ट्रेनिंग उन सबको नहीं दिखा सकता था। तभी एक लड़के ने एक हॉकी अथर्व के सर पर मारी जिससे अथर्व के चेहरे के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया।